अभी तक आपने सुना। सुवन उठा और उसे गले से लगा लिया। दोनों वहीं घुटनों के बल एक दूसरे से सर जोड़कर बैठ गए। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। दोनों की आंखों से आंसू मोती बनकर गिर रहे थे, पर अपने अपने दर्द से। इस बीच कोई था, अपना काम कर रहा था, बिना अंजाम सोचे कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अब आगे सौम्या जानती थी कि सुवन उसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी आंखों में दिखता था। और जब भी सुवन उस प्यार का इजहार करता तो सौम्या या तो बात बदल देती या खुद को वहाँ से हटा लेती। पर जिस तरह से सुवन उसकी केयर करता, बिना कहे उसके दिल की बात उसकी आंखों में जान लेता था, उसके दर्द को अपना दर्द समझता था, उसे खोने का यही डर उसे सुवन के पास आने से रोकता था। कहीं ना कहीं सौम्या भी सुवन की चाहत की तरफ झुकने लगी थी, पर उससे कभी इजहार नहीं किया था। पर आज जब सुवन का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था, तो बिना कहे उसने इकरार कर दिया। सुवन जो उसके मुंह से सुनना चाहता था, उसे वो आज सौम्या की आंखें बता रही थी। बहुत देर बाद वैसे ही बैठे बैठे सुवन खुद की भावनाओं पर काबू न रख पाया और एकदम बोल उठा, आई लव यू सोमी। सौम्या अंदर तक हिल गई। ये कैसा एहसास था जो उसके पूरे शरीर में सिहरन दे गया और वो पूरी तरह से कांपने लगी। शायद वो इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई, या उसका शरीर ड्रग्स की डिमांड से ऐंठ रहा था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। सुवन ने उसे उठाकर खड़ा करना चाहा, पर वह सुवन के ऊपर ही गिर पड़ी। अगर सुवन पीछे ग्रिल का सहारा नहीं लेता तो शायद वो भी उसे साथ लेकर गमलों के ऊपर गिर जाता। उसने खुद के साथ साथ सौम्या को भी संभाला और उसे वहाँ से सहारा देकर कमरे तक लेकर आया। बेड पर उसे बिठाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट दिया और काका को आवाज़ लगाई, एक कप चाय बना दो काका। पर काका तो घर में थे ही नहीं, मीरा भी गायब थी। एक बार इधर उधर सारे कमरों में जाकर देखना चाहा, पर सौम्या की हालत उसे वहाँ से जाने नहीं दे रही थी। वो उसका हाथ पकड़े लेटी थी। सुवन ने सौम्या को आंखें बंद करके लेटने को कहा। सौम्या ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जैसे ही सुवन उठकर खड़ा हुआ, सौम्या ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वो सीधा सौम्या के ऊपर जा चुका। सौम्या की आती जाती गर्म सांसें सुवन के सीने से टकरा रही थी। वो खुद उसे महसूस कर रहा था। सौम्या आंखें बंद किए सुवन के सीने से लगती जा रही थी। जैसे ही उसने सौम्या के मुंह की तरफ देखा, सौम्या ने मुंह ऊपर उठाया। सुवन बोला, सौम्या, क्यों तुम अपने दिल की बात अपने होठों तक नहीं आने देती? क्यों अपने प्यार को अपने तक ही छुपा कर रखती हो? अपनी भावनाओं को इतना मत दबाओ, अंदर ही अंदर घुटकर मर जाओगी तुम। सौम्या, सुवन, जानती हूँ तुम मेरी बात बिना कहे मेरी आंखों से समझ जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे से नज़रें मिलाने में डरती हूँ। तुमने सही कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती, पर हाँ, तुम्हारे दर्द से मुझे तकलीफ होती है। क्या करूँ? उसने अपने होठ सुवन के होठों पर रख दिए और बोली, सुवन, मुझे आपको पूरा अपना बनाना है। क्या तुम इसकी इजाज़त दोगे? सुवन के पास शब्द नहीं थे। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। इससे पहले वो कुछ और कहता तो मैंने उसे अपनी बाहों में घेर लिया और बोली, प्लीज़ मना मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुमने मुझे जीने का नया आयाम दिया। सुवन के लिए ये करार ही काफ़ी था। इन शब्दों को उसने पिछले 15 साल से इंतज़ार किया। आज सौम्या खुद ही उनका इजहार कर रही थी। सुवन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किलों से उसने खुद पर काबू किया, क्योंकि वो ये भी जानता था कि सौम्या इस वक्त खुद के आपे में नहीं थी। सो उसकी हालत देखकर वो अभी उसे कुछ नहीं कहना चाहता था। जो उस दिन हुआ था वो वक्त की नजाकत थी। बस सौम्या से इतना ही बोला, सौम्या, अभी तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। जिस सुवन ने आज तक पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाया था, वो किचन में गया। पहले उसने 2 गिलास पानी पिया, फिर सौम्या के लिए एक कप चाय बनाकर लाया। लेकिन तब तक सौम्या सो चुकी थी। सुवन बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, उसे सोते हुए देखता रहा और खुद की बनाई हुई चाय खुद ही पी गया। कुछ सोचते हुए उसने विशु को फ़ोन किया और बोला, विशु, ज़रा देख कर बता कि ये बुढ़ा और मीरा कहाँ गए हैं। पूरा घर देख लिया, दोनों ही गायब है। रुक जरा, कहकर विशु ने एक एक करके सारे कमरों में सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। सुवन ने ईयरफोन लगाए हुए थे। सुवन, जब तू
और सौम्या बाहर बालकनी में बैठे थे, उसी समय काका मीरा के साथ सौम्या के कमरे में गए और उन्हें अलमारी में से एक पैकेट निकाला और चुपचाप नीचे उतर गए। कुछ देर के बाद मीरा भी एक पोटली के साथ नीचे जाती दिखाई दे रही है। सुवन, थोड़ा जूम करके देख, इसने अलमारी में से क्या निकाला है, अगर देख सके तो। विश, कोई फाइल फोल्डर है, उस पर नाम नहीं लिखा हुआ है। सुवन, चल मैं फ़ोन करके देखता हूँ, कहकर सुवन ने काका को फ़ोन मिलाया। हाँ साहब, काका उधर से बोले। सुवन, काका तुम्हें इस टाइम घर पर नहीं होना चाहिए था। काका, साहब हम नीचे ही हैं, अभी ऊपर आ रहे हैं। काका जब ऊपर आया तो वो खाली हाथ था। सुवन से नजरें चुराते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुवन ने सौम्या के कमरे में झांका। सौम्या सो रही थी। उसी कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया। सुवन ईयरफोन लगा रखे थे। विशु काल पर था। सुवन, तू कुछ भी गलत कदम मत उठाना। सुवन, विशु आज मुझे मत रोकना, कहकर सीधा काका के कमरे में पहुंचा और काका की गर्दन पकड़कर उसे दीवार के सहारे ऊपर उठा दिया और बोला, फोल्डर कहाँ है जो तुम अभी अभी लेकर के गए हो। काका, कौन सा फोल्डर? मैं तो कुछ भी लेकर नहीं गया। साहब तुमको गलती लगी है। सुवन, मैं तुझे अभी यहीं मार डालूंगा अगर तूने सच नहीं बताया। तू मुझे जानता नहीं है। उधर से विश्व चिल्लाया जा रहा था। सुवन, उसे छोड़ दे, वो मर जाएगा। सुवन, मरता है तो मर जाए साला, लेकिन आज ये सच्चाई बोलेगा, वरना आज ये यहीं मरेगा। इसको यहीं मारकर मैं गाड़ दूंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तू भी जानता है, आज मुझे मत रोक, या तो सच्चाई बकेगा या मरेगा। उसका गुस्सा देखकर काका थर थर काँपने लगे और बोले, वो फोल्डर मैंने मीरा को दिया है। बड़े साहब ने कहा था कि मीरा ले जा कर के विवेक को दे देगी। सुवन, उस फोल्डर में था क्या? काका, उसने बिटिया की सारी रिपोर्ट दी और घर के कुछ कागज़ थे। कड़ा, काका के मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा और वो ज़मीन पर गिर पड़े। उसके बाद उनके कितने थप्पड़ पड़े कोई गिनती नहीं। अब तो मुझे ये बता, तू काम किसके लिए करता है? साहब हमें माफ़ कर दो। सुवन, अब तू वो फोल्डर को वापस घर लाने के लिए मीरा से कहे। मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसमें क्या है। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो मीरा को फ़ोन कर और यहाँ बुला, कैसे भी, किसी भी बहाने से। मीरा मुझे यहाँ चाहिए अभी। आज से पहले काका ने कभी सुवन का ये रूप देखा ही नहीं था, इसलिए उसके पास मना करने की गुंजाइश नहीं थी। उसने मीरा को फ़ोन किया और कहा, मीरा तुम ये फ़ोल्डर लेकर घर आ जाओ, कल दे देना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं गिर पड़ा हूँ। मीरा, आई बाबा, बस 5 मिनट में। सुवन, तू मेरे आने तक कुछ मत करना यार, अपने गुस्से को काबू में रख। मैं 10 मिनट में तेरे पास पहुँच रहा हूँ यार, मेरी कसम तुझे। सुवन, हाँ आ जा। और वो वहीं कुर्सी पर सिगरेट जलाकर घूरती हुई खा जाने वाली आंखों से फर्श पर बैठे काका को देखने लगा। उसका बस चलता तो वो काका को अभी मार डालता, पर वो मजबूर था। विशु ने उसके हाथ बांध दिए थे। इतने में मीरा भागती हुई घर में आई और सीधा काका के कमरे में बाबा बाबा की आवाज़ लगाती हुई घुसी। अंदर जाते ही उसकी जान सूख गई। सामने कुर्सी के ऊपर सुमन बैठा सिगरेट पी रहा था और बाबा फर्श पर गिरे हुए थे। उनका मुंह थप्पड़ लगने से बुरी तरह लाल और सूज गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर मीरा सदमे में अभी खड़ी ही थी कि इतने में मीरा के पीछे पीछे ही विश्व भी आ गया। मीरा सुवन और विश्व को एक साथ देखकर घबरा गई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोल्डर अपने पीछे करके दुपट्टे में छुपाने लगी। इसको छुपाने से कुछ नहीं होगा मीरा, ये मुझे दे दो, कहकर भी सुवन ने उसके हाथ से फोल्डर ले लिया। उसको भी सामने इशारे से बैठने के लिए कहा। मैं मैडम को देख कर आती हूँ, कहकर मीरा वहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगी। सुवन ने आगे पैर लगा दिया, इशारे से बोला, समझ नहीं आया तुम्हें, चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। सुवन ने फोल्डर विश्व को दे दिया। विश्व ने फोल्डर खोला। उसमें सौम्या की सारी रिपोर्ट थी जो उसने 5 साल में टेस्ट कराए और उसे दवाइयाँ की प्रिस्क्रिप्शन थी। उसके साथ ही उन्हीं रिपोर्ट के अंदर सौम्या के साइन किए हुए प्रॉपर्टी के पेपर भी थे जो रिपोर्ट के अंदर छुपा के रखे गए थे। ये तुमने कब साइन किए? विश्व ने काका को देखते हुए पूछा। ये बाबा ने नहीं, मैंने कल साइन किए थे, मीरा ने जवाब दिया। विश्व, किस टाइम? मीरा, टाइम तो हमने नहीं देखा था, बस सौम्या मैडम सोने की तैयारी कर रही थी, उस टाइम हमने ये कागज़ साइन करवाए थे। विश्व ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोला, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, तुम जैसा गद्दार कभी नहीं देखा।
और काका, मैंने तुमसे क्या कहा था कि सौम्या मेरी जान की जान है, और तुमने तो मेरी जान की जान को ही तकलीफ दे डाली। अब तुम्हारी तकलीफ यहीं से शुरू होती है, समझ लो तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। कहकर उसने फ़ोन बाहर निकाला, डॉक्टर को कॉल करने लगा। काका वहाँ से तेज़ी से उठे और सीधा उसके पैरों में गिर पड़े। नहीं साहब, ऐसा मत करिए, मेरी बिटिया मर जाएगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, साहब रहम करो। कहते हुए काका रोने लगा। विश्व, अपनी बिटिया की तुम्हें चिंता है, और इस बिटिया की नहीं जो तुम्हारे लिए हिमांशु तक से लड़ गई। तुम उसी को मारने पर उतारू हो रखे हो। काका, अब और नहीं, तुम्हारी उम्र का लिहाज बहुत कर लिया। सोचा था तुम सुधर जाओगे, पर तुमने ना सुधरने की कसम खाई है। हर कदम पर धोखा दिया तुमने। तो चलो काका, अब तुम हिमांशु के लिए काम करो। कहकर उसने फ़ोन काका के सामने फेंक दिया और बोला कि फ़ोन कर हिमांशु को बोलो कि वो जो कागज़ लेकर आए थे वो सारे जला दिए, साथ ही साथ सारी रिपोर्ट भी जला दी। काका, पर साहब, हमसे इतना बड़ा झूठ ना बोल जाएगा। सुवन ने उसके एक थप्पड़ और मारा और बोला, साला अभी भी झूठ सच्ची बातें कर रहा है। तेरी वजह से सौम्या की यह हालत हो गई है, और उस पर भी अपनी गलती नज़र नहीं आ रही। हिमांशु के साथ गद्दारी नहीं करेगा। चल ठीक है, करते हैं तेरा इलाज। विश्व, पुलिस को फ़ोन मिला। उसकी बात सुनते ही काका हंसने लगे और बोले, चाहे पुलिस को तो फ़ोन पर कर दो, पर यह साबित कैसे करोगी कि ये सब गलत काम हम ही किए हैं। विश्व, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरा काम है। तुम बस ये देखो अब तुम खुद को कैसे बचाओगे। सारे सबूत हैं मेरे पास। मीरा ने सुवन के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, तुम जैसे कहोगे हम करेंगे, बस बाबा को पुलिस में ना दो। काका ने हिमांशु को उनके कहे अनुसार फ़ोन किया, और जैसे जैसे विशु ने बोला था वैसे वैसे बोला। हिमांशु ने उस पर जितनी गालियाँ होती हैं सब की बौछार कर दी। काका बोले, बड़े साहब, बहुत कर ली तुम्हारी चाकरी, हम अपने गांव जा रहे हैं कल नौकरी छोड़कर। अब तुम जानो और तुम्हारी लुगाई। फ़ोन रखते ही दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विशु ने कुछ पैसे जेब से निकाले और काका को देते हुए बोला, आज के बाद यहाँ दिल्ली या दिल्ली के आसपास नज़र भी आ गए तो दोबारा किसी को नज़र नहीं आओगे। अब जल्दी अपना सामान समेटो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उनके जाते ही सुवन और विश्व सोफे पर बैठ गए। माहौल ठीक करने के लिए सुवन बोला, विश्व, आज मैंने चाय बनाई थी। विश्व, अच्छा, पर किसके लिए बनाई थी? सुवन, बनाई तो सौम्या के लिए थी, पर वो सो गई तो मैंने ही पी ली। विश्व, तो चल फिर एक काम कर, एक कप और बना, वो मैं पी लूँगा। सुवन, हाँ यार, अब तो बनानी आ गई है, चल बनाता हूँ। विश्व तब तक बैठकर पेपर देखने लगा। ओ माय गॉड, सुवन देख जरा। आकर सुवन चाय छोड़कर आया और बोला, क्या हुआ? विश्व, इन पेपर्स में इन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी हिमांशु और विवेक के नाम करवा ली है। वक्त रहते पता चल गया, वरना क्या हो जाता पता नहीं। सौम्या के जागने पर उन्होंने सौम्या को काका और मीरा के इमरजेंसी में गांव जाने का बताया और अपने घर चले गए। सौम्या ने जॉब छोड़ दी थी और उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। दिन पर दिन वो कमज़ोर होती जा रही थी। कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी। उसने हिमांशु को जब भी कॉल किया उसने उठाया ही नहीं। डॉक्टर ने सुवन से उसे रिहाब सेंटर एडमिट करने को कहा। यहाँ उसकी प्रॉपर केयर हो सकती थी। उसे दवाई के साथ साथ ड्रिप और मेडिटेशन की भी ज़रूरत थी। सुवन ने उसे गुरुग्राम के जागृति रिहाब सेंटर में एडमिट करवा दिया, जो सुवन के घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर था। उसका सारा दिन वहीं सौम्या के साथ गुजरता था। जब तक वो सौम्या के साथ रहता, सौम्या बोलती और खुश रहती, पर उसके जाते ही वो अपने रूम में अपने बेड पर लेट जाती और अगले दिन ही जागती। सुवन सौम्या से मिलने गया तो सिस्टर बोली, आपको डॉक्टर ने बुलाया है, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं पहले सौम्या से मिलाऊं, फिर जाता हूं। कहकर वो सौम्या के रूम की तरफ चला गया। सौम्या खिड़की पर बैठी बाहर लोगों को देख रही थी। सुवन, गुड मॉर्निंग, कैसा है मेरा बच्चा? सौम्या ने ठीक में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर उससे बातें की, फिर सुवन बोला, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आऊँ, पूछ लेता हूँ तुम्हारा ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, फिर तुम्हें घर लेकर चलूँगा। कहकर सुवन डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर से जाकर सौम्या का हाल चाल पूछा तो डॉक्टर बोली, सर, हमें नहीं पता कि कौन सा घाव है जो ये अपने अंदर दबाए बैठी हैं। जब तक आप यहाँ होते हो ये आपसे बात करती हैं, हंसती भी हैं, पर आप के बाद ही बिल्कुल ही गुमसुम हो जाती हैं। ना खाना खाती है, ना बोलती है, ना कुछ करती है। इतने दिनों के बाद ये जान नहीं पाए किसके दिमाग में क्या चल रहा है।
समझ सकती हूँ कुछ मजबूरियाँ हैं जो ये उन मजबूरियों से बाहर निकल ही नहीं पा रही हैं, पर सॉरी, मैं आपकी वाइफ हम लोगों के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। वाइफ, ये शब्द सुनते ही सुमन की पूरी बॉडी एकदम सिहरन सी दौड़ गई। उसे ये शब्द अपना सा लगा। वो खुशी से पागल ना हो जाए, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ एक दूसरे में फंसा लिए। ऐसा लगा जैसे अब भी कोई उसका हमसफ़र है। डॉक्टर, आप सुन तो रहे हैं मिस्टर शर्मा? हाँ, नींद से जागते हुए सुमन बोला। आप टेंशन मत लें, मैं सौम्या को समझाता हूँ। उधर गांव में हमारा काम चल रहा था, आपने अपने हाथों से ही सब बर्बाद कर लिया। काका हंसते हुए बोले, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं जो चाहता था मैंने बिल्कुल वही किया बेटा, कहकर बाबा अपने आंसू पोंछते हुए बाहर दलान की तरफ निकल गए। मीरा भी उठ के बाबा के पीछे बाबा को आवाज़ देती हुई भागी। बाबा बाबा बताओ ना क्या हुआ? काका, कुछ नहीं बिटिया। बाबा वहीं पर ढेर के पास रखे पत्थर पर बैठ गए और बोले, मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण सौम्या बिटिया की ज़िंदगी खराब हो। अगर मैं वहाँ रहता तो बड़े साहब किसी ना किसी बहाने से मुझे हर वो काम करवाते जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने बिटिया को इतने साल मरते हुए देखा है, मेरे हाथों से ही उसे जहर दिलाया जा रहा था जो मैं चाह कर भी नहीं रोक सकता था। ये सब करके मैंने उसे नई ज़िंदगी दी है। साहब के साथ अब वो खुश रहेगी और मैं जानता हूँ साहब उसे कुछ नहीं होने देंगे, कहकर वो अपने घुटनों पर सर रखकर रोने लगा। मीरा भी भीगी पलकों से वहाँ से उठकर चली गई। उधर जागृति ने सुवन सौम्या के साथ गार्डन में बैठा उसे बातें कर रहा था। सुवन, सौम्या मेरे साथ घूमने चलोगे? उधर जागृति में सुवन सौम्या के साथ गार्डन में बैठा उससे बातें कर रहा था। सुवन, सौम्या मेरे साथ घूमने चलोगी? सौम्या, कहाँ? सुवन, जहाँ तुम्हारा दिल करे, बोलो कहाँ चलना है? सौम्या, मुझे बच्चों से मिलना है सुवन। अब सुवन को उसकी उदासी का कारण पता चला। सुवन, सौम्या आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बच्चों से ज़रूर मिलवाऊंगा। सौम्या थोड़ी सी चहकती हुई बोली, कब? सुवन, कब ये नहीं बता सकता, पर बहुत जल्दी सौम्या, भरोसा रखोगी मुझ पर? सौम्या ने सुवन की तरफ देखा और बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर अभी मुझे और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा, जब तक तुम्हारी डॉक्टर आंटी कहेंगी बच्चा, कहकर सुवन ने सौम्या को छेड़ा। उसके ऐसा कहते ही सौम्या शर्मा गई। सौम्या प्लीज़ यार जल्दी ठीक हो जाओ मेरे लिए, फिर घर चलते हैं। सौम्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। उधर बेंगलुरु में हिमांशु सौम्या को बराबर फ़ोन कर रहा था, पर उसका फ़ोन वो नहीं उठा रही थी क्योंकि उसका फ़ोन उसके पास नहीं था। परेशान होकर वो दिल्ली आया, घर पर ताला लगा था। आस-पास में सौम्या कभी किसी से मिलती नहीं थी, ना ही किसी के घर जाती थी, सो किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हिमांशु ने विवेक के पास जाकर सौम्या के बारे में पूछा। विवेक को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार उसने पुलिस में जाने का निश्चय किया। विवेक के क्लिनिक में से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर शेखर उस टाइम ड्यूटी पर था। हिमांशु इंस्पेक्टर से बोला, सर मुझे कंप्लेन करानी है, मेरी वाइफ मिसिंग है। इंस्पेक्टर शेखर, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए जिससे आप अपनी वाइफ का हुलिया, उनका नाम और अपना एड्रेस, और अगर हो सके तो उनका एक फ़ोटो भी लगा दें, फिर हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। हिमांशु जैसी एप्लीकेशन लिखकर शेखर की तरफ बढ़ाई। शेखर उसकी तरफ देखते हुए, ओहो, तो आप हैं मिस्टर हिमांशु कौशिक? हिमांशु, हाँ जी सर, आप मुझे जानते हैं? शेखर, जी बिल्कुल जानता हूँ, आप सौम्या कौशिक के पति हैं? हिमांशु, जी। शेखर, सिंगापुर से आप कब आए मिस्टर हिमांशु? हिमांशु, सर अभी तो मैं गया ही नहीं, 2 महीने बाद जाऊंगा। शेखर, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी वाइफ की तबीयत इतनी ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, हम आपको कॉल कर रहे थे, आपके ही ऑफिस से हमें बताया गया कि आप सिंगापुर गए हैं। हिमांशु, सॉरी सर, मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मुझे ये पता कि मेरे ऑफिस में आपकी बात किससे और कब हुई, और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में कब थी, क्या हुआ था उसे, और अब वो कहाँ है? शेखर उसके चेहरे के आते जाते भाव पढ़ने की कोशिश करते हुए बोला, तो अभी आपकी वाइफ कहाँ गई है, आपको ये जानना है? हिमांशु, हाँ जी, आप पता लगा सकें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। शेखर, आपकी वाइफ को जागृति रिहाब सेंटर में भेजा गया है। हिमांशु, वो किस लिए? शेखर, वो इसलिए आपकी वाइफ ड्रग्स एडिक्ट थी, इसी कारण उनको वहाँ भेजा गया है। हिमांशु, क्या ड्रग्स एडिक्ट? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? शेखर, मुझे इसका आइडिया नहीं है,
आपको वहीं जाकर वहाँ उसकी डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। बाहर निकलते ही हिमांशु ने विवेक को फ़ोन मिलाया और बताया कि वो सौम्या किसी जागृति रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। विवेक गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, बहुत समझाया था ना तुझे कि थोड़ा सा इसका ख्याल रख, पर तूने तो कसम खा रखी थी मेरी बात ना मानने की। अब वो वहाँ जाकर ठीक होकर आएगी, फिर तू अपना अपना मकसद कैसे पूरा करेगा। सारी मेरी मेहनत तूने बर्बाद कर दी हिमांशु। हिमांशु यार कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने सोचा था बच्चों को यहाँ से ले जाऊँगा तो शायद ये डिप्रेशन में जाकर ज़्यादा दवाई ले लेकर खुद को ख़त्म कर लेगी। अब तो वो बूढ़ा भी काम छोड़कर जा चुका है, वरना अब तक तो इसका काम तमाम हो चुका होता। अब आगे तू बता मैं क्या करूँ। विवेक कुछ नहीं कर, तू जाकर सबसे पहले उसे वहाँ मिलकर फिर देखते हैं। सुवन ने कहा, काका से प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर विकास सदन में गुलाटी को भेज दिए। गुलाटी ने सौम्या की प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल निकालकर सुवन को व्हाट्सएप कर दी। सुवन ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी गुलाटी का फ़ोन आया। सर, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, आज मैं लोअर पहनकर आया हूँ, तो बताओ कब आ जाऊँ आपके पास। ही। सुवन, जिस टाइम मिले आ जाना। इतने में रिहाब सेंटर से सिस्टर का कॉल आया कि सौम्या कौशिक से मिलने के लिए कोई आया है, आपकी परमिशन के बिना हम उनसे मिलने नहीं दे सकते। सुवन, कौन है, नाम पता पूछा उनका। सिस्टर, जी कोई हिमांशु कौशिक है, अपने आप को उनका पति बता रहे हैं। हिमांशु का नाम सुनते ही सुवन की भौहें तन गई और विश्व की तरफ देखते हुए बोला, ये आज आया है जब इसको लगा इसका काम नहीं बन पा रहा है। हिमांशु दोनों को पहचानता था, इससे दोनों उसके सामने ज़्यादा नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिस्टर से कहा कि इनको सौम्या से मिलने ना दिया जाए, जैसे भी करके इसे यहाँ से वापस भेज दो, तुम्हें तुम्हारा चाय पानी मिल जाएगा। सिस्टर ने मिलवाने से मना कर दिया और बोली, यहाँ बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी पेशेंट से मिल नहीं सकता है, यहाँ का रूल है, तो आप जब तक ये घर नहीं जाती तब तक इंतज़ार कीजिए। हिमांशु गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर उसने सबसे पहले घर का ताला तोड़वाया। अंदर जाकर देखा पूरा घर एकदम व्यवस्थित था। हिमांशु कभी भी घर को इस तरह से नहीं रखता था, हर चीज़ सलीके से अपनी जगह पर रखी हुई थी। उसने अलमारी खोली, अलमारी के कागज़ नहीं थे। क्या सच में काका ने सारे कागज़ जला दिए? मुझे लगा था कि मुझे डरा रहा था, अगर इसने सच में जला दिए ना तो अब इसकी खैर नहीं, कहकर गुस्से में उसने काका को फ़ोन मिलाना शुरू किया। काका का फ़ोन स्विच ऑफ था। अलमारी का सारा सामान कमरे में उसने इधर का उधर फैलाकर उसने विवेक को फ़ोन किया और पूरा किस्सा विवेक को बताया। विवेक बोला, तू पैनिक मत हो, मेरे ऑफिस आ जा, फिर बैठकर सोचते हैं क्या करना है। हिमांशु, करना क्या है यार, प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत बड़ा बकरा फंसा हुआ है और उसे ज़रूरत भी है इस टाइम। निकल जाती तो निकल जाती, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी खरीदार मिल ही नहीं रहा था। अब सामने से पार्टी आई है, मुंह मांगे दाम भी देने को तैयार है, तो सोच रहा था उसको दे देता हूँ, पर पता नहीं इस हरामजादे को क्या मिला ये सब करके। विवेक, चल तू मेरे पास आ जा, परेशान मत हो। हिमांशु, नहीं, आज रात को यहीं रुकूंगा, कल सुबह वापस बेंगलुरु जाना है। उधर शर्मा मेंशन में सुवन प्रॉपर्टी की डिटेल देख रहा था जो गुलाटी ने भेजी थी। सारी प्रॉपर्टी हिमांशु के दादी के नाम की थी, जिसने सौम्या और बच्चों के नाम की थी। विश्व लैपटॉप पर देखती हुई, सुवन ये देख, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। हिमांशु को परेशान देखकर विश्व बोला। दोनों हंस दिए। विश्व एक बात समझ नहीं आई कि अपना पोता होते हुए भी उसे उन्होंने प्रॉपर्टी सौम्या के नाम पर क्यों की। ये सोचने वाली बात है ना। हाँ विश्व, है तो सोचने वाली बात, पर कोई बात नहीं, सौम्या से पता लगेगा, अगर उसे कुछ पता होगा तो। शाम से जब वो सौम्या से मिलने गया तो सौम्या रोज़ से उसे बेटर लग रही थी। उसने ब्लैक साड़ी पिंक और वाइट प्रिंट में पहनी थी, बालों को खुला छोड़ रखा था, बिन काजल के। उसकी बोलती आंखें बहुत ही नशीली लग रही थी। सुवन ने उसे एक नज़र देखा और तो देखता ही रह गया। तभी सिस्टर ने आकर कहा, सर, मैम की परसों जो ब्लड टेस्ट हुए थे उसमें इनके ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन नहीं आया है, ना ही ड्रग की मौजूदगी है। हमारे हिसाब से अभी बिल्कुल ठीक है। ये रही इनकी रिपोर्ट, बाकी आपको डॉक्टर समझा देंगे। सुवन, यानी मैं सौम्या को घर ले जा सकता हूँ? सिस्टर, अभी नहीं, पर जल्दी ही, कहकर वो चली गई। सुवन ने सौम्या की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी एक अलग चमक थी। डॉक्टर ने सौम्या को नेक्स्ट वीक डिस्चार्ज को कह दिया।
अब प्रश्न ये था कि सुवन उसे उसके घर छोड़े या अपने घर ले जाए। विष्णु ने उसे उसके घर छोड़ने की सलाह दी तो सुवन उसे लेकर उसके घर की तरफ चल दिया। घर जाकर जब उसने घर की हालत देखी तो दंग रह गई। सौम्या, सुवन ये सब क्या है? सुवन, हिमांशु आया था, प्रॉपर्टी के कागज ढूंढ रहा था। सौम्या, यानी वो ले गया? उनको कहकर वो सिर पकड़कर धम से बेड पर बैठ गई। सुवन, नहीं सौम्या, उसे वो नहीं मिले क्योंकि काका जाने से पहले मेरे पास उनको दे गए थे। मैं विश्व के हाथ भेज दूंगा। पर मुझे एक बात तुमसे जाननी है। सौम्या, जबरदस्ती कोई नहीं है, अगर तुम बताना चाहो तो मर्जी तुम्हारी। सुवन, इतनी पहले क्यों बुझा रहे हो? जो पूछना है बेझिझक पूछ सकते हो, सौम्या ने जवाब दिया। सुवन, हिमांशु की दादी ने सारी प्रॉपर्टी हिमांशु को ना देकर तुम्हारे नाम क्यों की हुई है? सौम्या ने जो जो सुवन को बताया सुनते ही सुवन की आंखें भर आई। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसे क्या जवाब दे उसकी बात का। बस उसने उठकर सौम्या को अपने सीने से लगा लिया। सुवन, सौम्या, तुमने इतना कुछ कैसे झेल लिया? सौम्या, क्या करती? अगर ना झेलती तो कहाँ जाती? कहकर सौम्या ने बेड के सिरहाने पर सर टिकराया और आंखें बंद कर ली और बताना शुरू किया। MBA ख़त्म होते ही मैं जॉब में नई नई गई थी। बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी से क्योंकि वहाँ भी सब अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी चाचू हिमांशु का रिश्ता लेकर घर आए। सब बहुत खुश थे कि लड़का सेटल है। सबसे बड़ी बात इकलौता है, अकेले ही पूरे घर पर राज करेगी। सबने फ़ोटो देखकर खुशी खुशी हाँ कर दी। जिस दिन हिमांशु के घर से सब रोका करने घर आए तो हिमांशु मुझे देखते ही चौंक गया क्योंकि उसने चाचू के हाथ रिश्ता मेरी छोटी बहन निशा के लिए भिजवाया था। पर चाचू ने गलती से मेरे लिए बोल दिया। हिमांशु ने सबके सामने मना कर दिया कि उसे मुझसे नहीं, निशा से शादी करनी है। मैं इसके लिए भी तैयार हो गई, पर तभी निशा ने कहा कि वो अपने कॉलेज की फ्रेंड राहुल से प्यार करती है और उसी से शादी भी करेगी, हिमांशु से नहीं, क्योंकि वो उसे जानती नहीं है। हिमांशु गुस्से में उसे और चाचू को उल्टा सीधा बोलने लगा। सब चुपचाप खड़े देखते रहे। मैं भी वहाँ सर झुकाए उस गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी जो मैंने की ही नहीं थी। पर ताऊ जी, पापा, मामा जी और चाचू के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खुद पर बहुत रोना आ रहा था। तभी हिमांशु की दादी यानी देवकी जी उठी और मेरे हाथ में अपने खानदानी कंगन पहनाते हुए बोली, आज से यही मेरे खानदान की बहू है और हिमांशु यही तुम्हारी पत्नी बनेगी। समझ आया तुझे? किसी की भी उनका यह ऑर्डर पसंद नहीं आया था, पर उनके सामने बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। सो मन मारकर हिमांशु ने रोका कर लिया। रविराज के यहाँ सब खुश थे। उनकी खुशी में मैं भी खुश थी, पर इन सब में ये भूल गई थी कि खुशियाँ कुछ ही दिन की है। शादी होकर वहाँ पहुँची तो पहली रात की सेज पर ही हिमांशु ने साफ कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, इसलिए कभी भी मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। मैंने ज़िंदगी से साथ समझौता करके सब भूलकर अपनी नौकरी शुरू की। वहाँ जो 9 घंटे होते थे वही मेरे लिए सुकून के थे। उनमें से ही मैं हंस बोल लेती थी, पर सासू माँ को मेरा इतना सा भी खुश रहना नहीं भाया। मेरी नौकरी छुड़वा ली गई। अब मैं 24 घंटे उनकी नज़रों के पहरे में थी। ना अपनी मर्ज़ी से कहीं आ सकती थी, ना जा सकती थी और ना खा सकती थी, और तो और अपने मायके फ़ोन तक नहीं कर सकती थी। वैसे मैं हिमांशु की पत्नी नहीं थी, पर जब भी वो किसी पार्टी से पी कर आता उस समय मुझे जानवर की तरह नोचता, जिसकी बदौलत मुझे अनु और तच्छ मिले जो मेरे जीने का सहारा बने। दादी माँ जब तक जिंदा थी तब तक मैं एक इंसान थी। उनके जाते ही मैं जानवर से भी बदतर हो गई। मायके जाने नहीं देते। एक दिन सासू माँ के घर ना होने पर चुपके से पापा को फ़ोन करके अपनी बीती बताई तो वो सदमा सहन न कर पाए और उनको हार्ट अटैक हो गया और वो दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद तो और मेरा मायका जाना बंद हो गया। दादी के मौत के 2 महीने के बाद लायर ने घर आकर उनकी बिल पढ़ी। इस घर में मुझे लाना उन्होंने अपनी गलती मानी थी, जिसके लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, और उसी की एवज़ में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो उनको उनके मायके से मिली थी मेरे नाम कर दी, जिसमें रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास वाली ज़मीन जो उनके पिताजी ने उनको दी थी, नीति बाग का मकान जो उनके पिताजी का था, और ये मकान यहाँ हम रह रहे थे ये दादाजी का था। कहीं ना कहीं उनको भी भय था कि हिमांशु मेरे साथ नहीं रहेगा, पर इस प्रॉपर्टी के चलते मुझे मार भी नहीं पाएगा। तब से अब तक मैं यही ज़िंदगी जी रही हूँ। काका मेरे साथ थे,
पर अब तो वो भी चले गए, मैं किसके सहारे यहाँ रहूँगी, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुवन का कलेजा चीर गया। उसने उसे खींचकर गले से लगा लिया और बोला, मेरे होते हुए तुम्हें किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं सौम्या, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सौम्या ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। सौम्या ने आज तक कभी भी खुद को इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं किया था। एक अलग ही एहसास था दोनों के बीच। उसी समय सौम्या के फ़ोन पर हिमांशु का फ़ोन बजना शुरू हुआ। सुवन ने इशारे से फ़ोन स्पीकर पर करने को कहा। सौम्या फ़ोन उठाकर स्पीकर पर किया और बोली, हेलो। उधर हिमांशु ने गाली देते हुए, हरामजादी, कहाँ थी तूने जाने से पहले मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। बोल सौम्या, मुझे नहीं पता मुझे वहाँ कौन लेकर के गया। हिमांशु, तुझे पता भी है कि तेरे पीछे मैं कितना परेशान हुआ है। सौम्या, हाँ, घर की हालत ने बता दिया मुझे कि तुम मुझे लेकर कितना परेशान हुए हो। हिमांशु एकदम चौंक गया। खुद को संभालते हुए बोला, हाँ, प्रॉपर्टी के सारे पेपर ढूंढ रहा था, मिले नहीं मुझे, तुम ढूंढो, मुझे वो चाहिए। सौम्या, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, काका से पूछिए, वही बता सकते हैं क्योंकि आपने उनको ही दिए थे। हिमांशु, वो बूढ़ा पता नहीं कहाँ मर गया है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। पर तू मेरी बात ध्यान से कान खोल कर सुन, अगर कागज़ नहीं मिले तो तेरी हड्डियों पर चमड़ी भी नहीं मिलेगी, ये याद रख, और कागज़ ढूंढ, कहकर हिमांशु फ़ोन रख दिया। सौम्या ने सुमन की तरफ देखा। सुमन बोला, परेशान मत हो, मैं कागज़ विश्व के हाथ भेज देता हूँ, तुम उसे दे देना, पर जब तक मैं ना कहूँ किसी भी कागज़ पर साइन मत करना। सौम्या, पर सुमन, मैं अकेली यहाँ रहूँगी। सुमन, तुम अकेली नहीं हो बच्चा, हर वक्त तुम मेरी नज़रों के सामने हो, कहकर उसने उंगली उठाकर कैमरे की तरफ इशारा किया। पर इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक मेड का इंतज़ाम करवाता हूँ, ठीक है। सौम्या ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। सुवन ने सौम्या के फ़ोन की कॉल अपने फ़ोन पर फॉरवर्ड की ताकि उसे पता लगता रहे कि सौम्या को किस किस के फ़ोन आ रहे हैं। उसके बाद सुवन सौम्या से बोला, सौम्या, तुम 3 बेल के बाद फ़ोन उठाओगी, उससे पहले नहीं। सौम्या ने हाँ कहा। सुवन जाने के लिए उठकर खड़ा हुआ और सौम्या को हल्का सा हक करके घर को निकल गया। रास्ते में उसे उत्तराखंड पुलिस का फ़ोन आया। उधर से इंस्पेक्टर बोला, शर्मा जी, हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे ये पता लगता है कि आपकी पत्नी अवंतिका की एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या करवाई गई है, जिसको ड्राइवर शेर सिंह ने भी कबूल कर लिया है। सुवन, क्या हत्या? किसने करवाई, बताया ड्राइवर ने? इंस्पेक्टर, जी सर, 2 लोगों का नाम है, एक तो नेताजी का, दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार रमन देसाई का। अब आप हमें बताइए हमें क्या करना है। सुवन, ऑफिसर, मुझे ऑफिस पहुंच जाने दो, तब मैं आपको बताता हूं, अभी ड्राइव कर रहा हूं। इंस्पेक्टर, ओके सर, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। घर जाते ही सुवन ने अपने लायर और विश्व से बात की। विश्व बोला, यार, बात को जितना खोलोगे उतनी ही खुलती चली जाएगी। कुछ गलतियां अवंतिका ने भी की थी और कुछ गलतियां इन दोनों के भी हैं। अगर हम इन दोनों पर हाथ डालेंगे तो कीचड़ के छींटे हम पर भी उछलेंगे, जिसका असर हमारे बिजनेस पे पड़ सकता है। अवंतिका तो अब वापस आने से रही, इससे बेहतर होगा कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। पर उन दोनों को ये बता दिया जाए, हमें पता है अवंतिका के साथ होने वाले हादसे में उन दोनों का हाथ है। लायर ने भी हाँ मिलाई। सुवन भी इससे सहमत हो गया। उसने फ़ोन करके इंस्पेक्टर से केस रफा दफा करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर, सर, आपने कहा केस ख़त्म हो गया, पर हमें भी तो अपनी तरफ से केस ख़त्म करने के लिए फ़ाइल का शुद्धिकरण करना पड़ेगा और फाइल दफनाने को ले जानी पड़ेगी। सुवन, आप अपना खर्चा बताइए। इंस्पेक्टर, सर, 10 लाख। सुवन, 2 मिनट चुप होकर, ठीक है, मैं कल ड्राइवर के हाथ पैसे भिजवा दूंगा। आप फाइल के सारे कागज़ निकाल कर फोटोकॉपी करके उसे दे देना, और केस को हादसा कैसे बनाना है ये अब तुम सोच लेना। इंस्पेक्टर माथे पर सिकन लाते हुए, सर, कागज़ आपको क्यों? सिवन, बेफिक्र रहो, तुम पर या तुम्हारी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा। इंस्पेक्टर ने डन कहा और फ़ोन रख दिया। सुवन ने लायर को विदा करके विश्व को सौम्या के घर की सारी बात बताई और एक लड़की के लिए कहा। उसके बाद उसने रमन देसाई और नेताजी यानी अवंतिका के पापा दोनों को क्रॉस लाइन पर फ़ोन कर लिया और बोला, तुम दोनों ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, 2 दिन बाद मेरे ऑफिस में आकर मिलो। रमन देसाई, ओए नेता के भड़वे दामाद, तुझे काम है तो तू आ जा हमारे पास, हम नहीं आ रहे। सुवन, रमन, अगर मैं अपने पे आ गया
तो तू नाक रगड़ता मेरे ऑफिस में होगा। आई बात समझ में? अब बकवास बंद कर और चुपचाप आ जा, वरना दूसरे तरीके से लाऊंगा। विश, सुवन यार तू कब शांति से बात करना सीखेगा? हमारे बिजनेस पे गुस्सा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, कहकर सुवन ने सिगरेट जला ली। बस जल गई तेरी अगरबत्ती, इसके बिना तो तू कुछ सोच ही नहीं सकता है। विश्व हंसते हुए बोला तो सुवन भी मुस्कुरा गया। कुछ गहरी सोच में हो क्या? सुवन, हाँ। विश्व, क्या बता? सुवन, राजवीर ने कुछ नहीं बताया, ना ही कोई फ़ोन आया उसका। क्या चल रहा है वहाँ बेंगलुरु में, ज़रा पूछ उससे। विश्व ने राजवीर को फ़ोन मिलाया। राजवीर जो जो बता रहा उसे सुनकर विश्व की पुतलियाँ फैलती चली गईं। फ़ोन स्पीकर पर था। उसकी बातें सुनते सुनते सुवन भी इतना ज़्यादा सोच में डूब गया कि होश जब भी आया जब सिगरेट का सेक हाथ तक जा पहुंचा। जैसे जैसे राजवीर की बातें सुनते जा रहे थे वैसे वैसे दोनों हैरान थे। सुवन, राजवीर कोई प्रूफ है या ऐसे ही हवा में तीर मार रहा है तू? राजवीर, सर जी, राजवीर खाता ही इसका है। थोड़ी देर रुको, फ़ोटो भेजता हूँ, फिर बात करते हैं। दोनों के दिमाग में उसकी बातें घूम रही थी। दोनों टाइम बिताने को 3 चाय पी चुके थे, लेकिन 15 मिनट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी सुवन के फ़ोन की मैसेज टोन बजी तो उसने फटाक से उठा लिया। फ़ोटो खुलनी शुरू हुई तो दोनों देख रहे थे तथा राजवीर ने दोबारा कॉल किया। सर, देखी फ़ोटो? सुवन, हाँ देखी, पर ये हिमांशु के साथ कौन है? सर जी, ये हवाला किंग जुनैद है, जिसकी जड़ें हैदराबाद और श्रीलंका तक फैली हुई हैं। ये इसके साथ क्या कर रहा है? हवन कर रहा है, दिखा नहीं तुझे? सुवन का ये सवाल सुनते ही विश्व तुनक कर बोला। राजवीर, सर ये हिमांशु इसके सारे काले धंधों में इसका साथी है। जुआ, सट्टा, हवाला, ये सारे काम हिमांशु कर रहा है और दुनिया को दिखाने को ब्रांच मैनेजर वहाँ के स्लम में वो अपना धंधा चलाता है। सुवन, ओहो, तभी इसके पास इतना ऐशो आराम है। अब समझ आया कि कहाँ से ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है। विश्व, राजवीर, इस फोटो में इसकी शक्ल नहीं दिख रही है, तो हम यार कैसे साबित करेंगे कि ये ही हिमांशु है? राजवीर, सर इसके उस हाथ का ब्रेसलेट देखिए जो इसे बैग के ऊपर रखा हुआ है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं यही हिमांशु है। सुवन, गुड जॉब। राजवीर, पैसा तेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा, पर अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ। जब तक काम ख़त्म नहीं होता है तुम बेंगलुरु नहीं छोड़ोगे। सुवन ने विश्व के हाथ सारे पेपर सौम्या को भिजवा दिए। उसने वो पेपर भी थे जिस पर काका ने उसे साइन करवाए थे। विश्व ने वो पेपर अलग करके सौम्या को दे दिए और सेफ रखने को कहा। सौम्या उनको देखकर चौंक गई। सौम्या, ये मैंने कब साइन किए? विश्व, मुझे नहीं पता सौम्या, बट ये इन्हीं कागजों के साथ थे। सौम्या ने हिमांशु को फ़ोन करके बताया पेपर मिल गए हैं। हिमांशु, अच्छा हुआ मिल गए, मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजो, मुझे किसी को भेजते हैं। सौम्या, क्या तुम ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो? हिमांशु, तुम्हें क्या, मेरी दादी की प्रॉपर्टी है, मैं रखूं या बेचूं? तुमसे मतलब? तुम खुद से मतलब रखो। सौम्या में पता नहीं इतना आस विश्वास कहाँ से आ गया, एकदम झटके से बोली, नहीं हिमांशु, तुम इसे नहीं बेच सकते हो जब तक मैं साइन नहीं करती। हिमांशु, वो तुम मुझ पर छोड़ो, बस पेपर भेजो, मैंने किसी को दिखाने हैं। सौम्या ने कुड़ते हुए पेपर हिमांशु को भेज दिए। हिमांशु ने सारे पेपर सुवन को भेज दिए। वही पेपर वहाँ से घूम फिर कर सुवन के पास आ गए। विश्व सुवन को मुस्कुराते हुए देखकर बोला, सुवन, ये वापस लौटकर हमारे पास ही आ गए, तो भेजे क्यों थे? सुवन, अब ये थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, बस अब ये बता हिमांशु को क्या करना है? विश्व, कुछ नहीं, अभी इसके साथ खेलेंगे, जहाँ तक उड़ सकता है उड़ने देंगे, बाद में इसके पर काटेंगे। फिर सुवन को देखते हुए बोला, सुवन, तुझे सौम्या याद कर रही थी, तो क्या कहूँ, तुम शाम को जाओगे? सुवन, यार शाम में एक ज़रूरी काम है। विश्व, क्या काम है, जान सकता हूँ? क्यों भाग रहा है, उसे बताएगा? सुवन, विश्व, मैं भी उसके पास चाहता हूँ, पर सामने उसे देखकर मैं खुद को कमज़ोर महसूस करता हूँ। मैं अपने आप के ऊपर उसे हावी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसके सामने ना जाऊँ। विश्व, कोई बात नहीं, आज मैं कह आया हूँ तो तू हो आ, आगे से मना कर देंगे, मत जाना। शाम को सुवन सौम्या के घर पहुंचा। सौम्या चाय लेकर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसको देखते ही बोली, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। सुवन, आना तो था ही, जब तुमने कहा था आने को। सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैल गई थी और वो दोनों चाय पीकर वहीं बालकनी में जाकर बैठ गए। सौम्या हिमांशु से हुई सारी बातें सुवन को बता रही थी। सुवन, प्लीज़ तुम पता करो कि वो प्रॉपर्टी लेने में
कौन इंटरेस्टेड है? सुवन, क्यों, तुम नहीं चाहती वो बिके? सौम्या, नहीं, क्योंकि वो दादी की आखिरी निशानी है हमारे पास। सुवन, हिमांशु भी तो है तुम्हारे पास। वो तो कब का मेरे पास से जा चुका है सुवन। भीगी पलकों में आंसू रोकते हुए सौम्या बोली। सुवन ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा, खुद को संभालते हुए उसे बोला, प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, कहकर सुवन जाने के लिए उठकर खड़ा हुआ। सौम्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर बिठा लिया और बोली, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज़, फिर चले जाना, मैं यहाँ अकेली बैठी तुम्हारा वेट कर रही थी। बोलते बोलते सौम्या ने उसके दोनों हाथों पर अपना माथा रख दिया। सुवन, सौम्या बच्चा, आज अभी जाने दो, मेरी मीटिंग है, मैं फिर आता हूँ। सौम्या, नहीं सुमन, जब मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था, ज़िंदगी से मैं बहुत दूर थी, तब तुमने मुझे जीना सिखाया, अपने प्यार से मुझे ज़िंदगी में वापस लेकर आए। आज आपको मेरी और मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, तो क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? सुवन उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सौम्या, प्यार मैं तुम्हें आज भी करता हूँ और करता रहूँगा, मुझे अभी कमज़ोर मत करो। सुवन, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारा साथ चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो प्यार तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में भी है, और वही मुझे मौत के मुंह से खींच कर जहाँ तक लेकर आया है। सुवन, जानता हूँ सोमी, बस थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो मुझे करने हैं, कहकर सुवन उठकर बाहर निकल गया। मुझसे दूर भागकर कैसे कर पाओगे? सौम्या वहीं बैठी बैठी बोली। जो खुद की परछाई से भी डरते हैं, फिर भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सुवन वहाँ से निकलकर ऑफिस पहुँचा तो नेताजी और रमन देसाई दोनों बैठे थे। बिस उनके सामने बैठा था। रमन देसाई, अरे नेता, फ़ोन करो अपने जमाई को, कित रह गया वो? हम कोई ठारी नहीं जो इत बेट उस नवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे इतना बेताब क्यों हो रहे हो? मुझसे मिलने को लो आ गया। ऑफिस में घुसते ही सुवन बोला, काहे बुलाया? बता, क्या पहाड़ टूट गया जो हमें धमका रहा है? नेताजी का जमाई ना होता तो मैं इस गुस्ताखी का तुमको बताता। सुवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मुट्ठियाँ भींच गईं। उसे देखते ही विश्व बोला, अरे रमन भाई, बहुत जल्दी है तुझे अपनी ऐसी तैसी करवाने की? रमन, क्या तू करेगा मेरा ऐसी तैसी? जाने हो मैं कौन हूँ? एक हारा हुआ नेता, एक खूनी, एक हत्यारा। सुवन गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला। रमन, क्या बके हो? जानत हो ऐसा इल्ज़ाम लगाने का हासिल क्या होगा? उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही विश्व ने फाइल उसके सामने रख दी और बोला, देसाई जी, नेताजी को भी पढ़कर सुना देना इसमें क्या लिखा है। जैसे जैसे रमन फाइल पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। सुवन सिगरेट जलाकर उसका और अपने ससुर का चेहरा पढ़ता रहा। जैसे ही फाइल पढ़कर रमन ने रखी माथे पर आया पसीने की बूंदों को जेब से रुमाल निकालकर साफ किया और घबराकर सुवन की तरफ देखा। हाँ जी नेताजी, अब क्या बोलोगे? नेताजी तो चुप थे। सुवन, अवंतिका तुम्हारी तो अपनी बेटी थी पिताजी, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा क्या? उम्मीद नहीं थी। नेताजी को कुछ नहीं सूझ रहा था, वो चुपचाप बैठे थे। रमन, ये साला शेर सिंह हराम का पिल्ला झूठ बके है। तुम्हें क्या लगता है हम उसे मरवा दें? वो भी इतनी आसानी से? हम चाहते तो उसे यहीं गोली मरवा देते, वहाँ तक जाने का मौका ही नहीं देते। नेताजी, तुम भी अपनी दलीलें अपने पास रखो और हमें तो बरगलाओ मत, समझे? हम सब जानते हैं। जब हम ये जान सकते हैं तो ये जान लो, बाकी सच भी हमें पता है। रमन, तो अब तुम हमको ब्लैकमेल करोगे? सुवन, उसका मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, अपनी हद में रहो। जो तुमने किया वो तुम जानो। अब तुम्हारी तरफ से एक भी गलती हुई या एक भी गलत कदम उठा, इसके बाद उसके जिम्मेदार तुम होगे। और हाँ नेताजी, यानी पिताजी, जो अपने शेयर अवंतिका ने आपके नाम ट्रांसफ़र किए थे, वो 24 घंटे में बिना किसी औरत के वापस मेरे नाम पर हो जाने चाहिए। जय राम जी की, कहकर सुवन ने हाथ जोड़ दिए, उनको हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर चले गए। सुवन, तुझे कितनी बार समझाया है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है, पर तू समझता नहीं। सुवन, मैं नहीं चाहता गुस्सा करना, पर ऐसे लोग मजबूर करते हैं। चल तू बैठ, मैं चाय के लिए बोलता हूँ, कहकर सुवन ने चाय के लिए कह दिया। इतनी देर में सुवन ने अपने लायर को कॉल करके अपने बेटे की कस्टडी के लिए केस डालने को कहा। लायर बोला, सर मैं कुछ करता हूँ, जो भी मेरी तरफ से हो पाएगा। दोनों चाय पीने बैठ गए। तभी सुवन के फ़ोन पर विवेक डिटेक्टिव का मैसेज आया। उसने कुछ फ़ोटोग्राफ भेजी थी।
उनको देखकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और विश्व बोला, ये यहाँ विवेक के साथ कैसे, क्यों? विश्व ने जल्दी से उसे फ़ोन मिलाया। सुवन बोला, रवि, ये जो भी तुमने फ़ोटो भेजी है, ये विवेक के साथ कौन है? रवि, ये विवेक की बहन है, विवेक के घर रहने आई हुई है। सुवन, क्या विवेक की बहन? रवि, हाँ जी सर, ये कहीं बाहर में रहती है और अभी 3 दिन पहले यहाँ आई है। सुवन, अकेली आई है? रवि, नहीं सर, साथ में एक बच्चा भी है। सुवन, ओके, इसके बारे में और पता करो, मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। रवि, जी सर, कहकर फ़ोन रख देता है। अब सारा माजरा कुछ कुछ दोनों के समझ में आना शुरू हो गया था और वो जब तक अपनी तरफ से तफ्तीश नहीं करने लेते तब तक किसी को भी चोर कहना नहीं चाह रहे थे। इधर हिमांशु उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि जितनी जल्दी हो सके प्रॉपर्टी की डील की जाए, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से सिंगापुर शिफ्ट होना था। उसने सुवन को फ़ोन किया और बोला, शर्मा जी, अब तो आपको पेपर मिल चुके हैं, तो फिर देरी किस बात की है? सुवन, मिस्टर कौशिक, देरी किसी बात की नहीं है, बस आप एफिडेविट साइन करके दे दें जिसमें मुझे ये पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर शिफ्ट हो गई है। जैसे ही मुझे एफिडेविट मिलता है हम बैठकर बात करते हैं। हिमांशु, ओके मिस्टर शर्मा, कहकर हिमांशु फ़ोन रखता है। उसके बाद सुवन ने सौम्या को फ़ोन किया। सुवन, सौम्या कैसा है मेरा बच्चा, क्या कर रही हो? सौम्या, कुछ नहीं, बस खाली बैठी कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। सुनना चाहोगे? सुवन, हाँ ज़रूर। तेरी खामोशी हमारी कमज़ोरी है, तुझे कह नहीं पाना हमारी मजबूरी है, क्यों नहीं समझते हमारी खामोशियों को जुबा देना बहुत ज़रूरी है। सुवन, वाह सौम्या, बहुत बढ़िया लिखती हो, लिखती रहना। सौम्या, हाँ, थोड़ा सा कुछ सोचकर। सुवन, हिमांशु का फ़ोन आया था, बोल रहा था इस वीक एंड दिल्ली आ रहा है। सुवन, किस लिए? सौम्या, मुझे नहीं मालूम, बस इतना ही बोला है उसने। सुवन, कोई बात नहीं सौम्या, आने दो उसको, बस तुम किसी भी कागज़ पर अपने साइन नहीं करोगी। सौम्या, ठीक है, पर तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे मिलने को आओगे। सुवन, सौम्या, मैं तुमसे रोज़ नहीं मिल सकता, तुम समझती क्यों नहीं हो बच्चा? सौम्या, मुझे नहीं पता, प्लीज़ रोज़ थोड़ी देर के लिए आ जाया करो। सुवन, उससे क्या हो जाएगा? सौम्या, मेरे दिल को सुकून और मन को शांति मिल जाएगी। सुवन हंसने लगा, वो शायद काफ़ी दिन बाद ऐसे हंसा था। सौम्या, तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है सुवन? तो ठीक है, आज के बाद मैं आपको आने को नहीं बोलूँगी, ना ही आपसे बात करूँगी। सुवन उधर से, अच्छा सुनो तो, हेलो हेलो। उसकी बात सुनने से पहले ही सौम्या ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने जितनी बार भी फ़ोन मिलाया सौम्या ने उतनी बार ही फ़ोन काटती रही। अरे लड़की भी ना, कहकर उसने विश्व को देखा, जिसने कंधे उचकाकर कह दिए जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे लफड़े में नहीं पड़ने का, तुम जानो सौम्या जाने। सुवन चिढ़ते हुए, क्या, ऐसे क्यों रिजेक्ट कर रहा है? मैं तुझसे कुछ बोल भी नहीं रहा, मैं खुद ही निपटा लूँगा, कहकर सुवन उठा और मीटिंग के लिए निकल गया। 3 दिन निकल गए, सौम्या ने ना तो फ़ोन उठाया ना ही कॉल की, बस व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग कर देती, इसके अलावा कोई बात नहीं करती थी। सुवन उसके बिहेवियर से परेशान हो गया और विश्व को बोलकर गाड़ी की ऑफिस से निकल गया। जाकर बेल बजाई, सौम्या ने डोर खोला। गुस्से और प्यार के मिले जुले भाव से उसने सुवन को देखा। सुवन शरारत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, अंदर आ जाऊं या यहीं खड़ा रखोगी? सौम्या धीरे से दरवाजे के सामने से हट गई। सुवन ने एक हल्की सी स्माइल दी और अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही जैसे ही सौम्या ने डोर बंद करके पलटी, पीछे सुवन दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। सौम्या सीधा उसकी बाहों में सिमट गई। सुवन, सोमी, मुझे देखकर घबरा क्यों गई? सौम्या, ऐसे ही, आप तो मना कर रहे थे, फिर क्यों आए? सुवन, बस बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, आज मीटिंग भी नहीं थी, सोचा आज यहीं आ जाता हूँ। सौम्या, पर इससे आगे सौम्या कुछ बोलती, सुवन ने उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, बस अब और कोई पर नहीं, और अपने होठ रख दिए। सौम्या ने भी आंखें बंद कर ली और सुवन में खो गई। सुवन ने धीरे से सौम्या को अपनी गोद में उठाया और अगले ही पल दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के आगोश में थे, दीन दुनिया से बेखबर, एक दूसरे में खोए हुए। आज तक जितनी बार भी दोनों करीब आए थे मजबूरी में आए, पर आज ये पहली बार था जब दोनों पूरे होशो हवास और अपनी मर्जी से एक दूसरे के संलिग्ध हुए थे। सुबह से शाम होने को आई, सौम्या खुद को संभालती हुई उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। वहाँ सावर चलकर बहुत देर तक खड़ी रही। सुवन का टच उसे बार बार रोमांचित कर रहा था और वो खुद में ही हौले हौले मुस्कुरा रही थी। सावर ख़त्म कर रेडी होकर
बाहर आई। उसने रेड कलर की फुल ड्रेस पहनी थी और बालों को गीला होने के कारण खुला छोड़ दिया था और उसमें से पानी टपक रहा था। सुवन बेड पर पिलो टिकाए बैठा सिगरेट पी रहा था। सौम्या, सुवन आप चाय लेंगे? सुवन ने बिन कुछ बोले उसकी तरफ देखा। सुवन ने दोनों हाथ खोल दिए और सौम्या जाकर उनसे लिपट गई। सोमी, बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, पर रह नहीं पाया। सौम्या के मुंह पर आए उसके गीले बालों को हटाते हुए सुवन बोला। सौम्या ने कुछ जवाब नहीं दिया और दिल और दिमाग में एक कसमकस चल रही थी। वो कोशिश करके खुद को नियंत्रित करने का दिखावा कर रही थी। घड़ी में 4 बज रहे थे। सौम्या ने खुद को सुवन से अलग किया और किचन में जाकर 2 कप चाय और कुछ स्नैक्स ट्रे में रखकर वहीं बेड पर ले आई। दोनों ने चाय पीने लगे। चाय पीते हुए सुवन बोला, हिमांशु कब तक आएगा? सौम्या, कल रात 8 बजे तक। सुवन, सोमी तुम मुझसे दूर रह लोगी जो ऐसा रूड बिहेव कर रही हो? सौम्या, तो साथ भी तो नहीं रह सकती। सुवन, मैंने कहा तो सब मैनेज हो जाएगा, मैं कर लूँगा। सौम्या, सुवन कुछ मैनेज नहीं होगा। सुवन, तुम समझना चाहती नहीं हो या जानकर अनजान बन रही हो? सौम्या, मैं सब समझती हूँ सुवन, बस आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगी। मैं नहीं जानती हिमांशु यहाँ क्यों आ रहा है और यहाँ कब तक रहेगा, पर तुम्हारा शुक्रिया। आज जो तुमने मुझे दिया ये पल मेरी ज़िंदगी के अनमोल पल में है। मैं हिमांशु के साथ रहूं या ना रहूं, पर अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजारे पलों के सहारे ही निकाल दूंगी। सुवन, तुमने सोच लिया तुम मुझसे दूर जाकर जी लोगी? सौम्या, जाना पड़ेगा। सुवन, सौम्या मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर अब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। कहकर सुवन गुस्से से उठा और तेज़ी से बाहर चला गया। सौम्या वहीं बैठ के सोचती रही। अगले दिन हिमांशु दिल्ली आ गया। आते ही उसने सुवन को फ़ोन किया कि वो उससे मिलना चाहता है। सुवन ने अपने ऑफिस का एड्रेस दे दिया। वहाँ जाकर हिमांशु बोला, शर्मा जी एफिडेविट बनने में अभी 2-3 दिन लगेंगे, जब तक मैं दिल्ली में ही हूँ। जैसी एफिडेविट रेडी हो जाएगा अपनी वाइफ के साइन कराकर आपको दे दूँगा। सुवन ने ओके किया और ख़ुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगा ताकि वो सौम्या की तरफ दिमाग ना लगाए। एक तरफ से वो उसकी तरफ से निश्चिंत था कि हिमांशु आने के बाद उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएगा तो शायद सौम्या अपनी तकलीफ़ भूल जाएगी। यही सोचकर उसने 2 दिन सौम्या को फ़ोन नहीं किया। हाँ, एजेंसी से मेड लड़की लेकर उनके घर भेज दी, जिसे हिमांशु ने यह कहकर लौटा दिया अभी वो घर पर है, जब जाएगा तब कॉल करके बुला लेगा। एजेंसी वालों ने सुवन को बता दिया। सुवन भी इस पर एग्री हो गया। हिमांशु को आए 2 दिन बीत गए थे। संडे शाम को सुवन और विश्व ऑफिस में बैठे कुछ फाइल चेक कर रहे थे। विश्व की नज़र हमेशा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर रहती थी। आज वो फाइलों में दोनों उलझे हुए थे। काम करते करते एकदम सुवन की नज़र लैपटॉप पर गई। उसने विश्व से बोला, विश्व ज़रा लैपटॉप पर सौम्या का घर देखना, सब ठीक है वहाँ? विश्व ने लैपटॉप पर हर कमरे की स्क्रीन सेट की तो उसे सौम्या और हिमांशु कहीं भी नहीं दिखे। विश्व, दोनों घर पर नहीं है? सुवन, नहीं विश्व, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सौम्या कहाँ गई है, एक बार फिर से अच्छे से देख। विश्व दोबारा शुरू किया। तभी पीछे के रूम में सौम्या एक कुर्सी पर हाथ बांधकर बिठाई हुई थी और उसके सामने हिमांशु और विवेक खड़े थे। उन दोनों को देखते ही इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनको ये तो अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है, पर क्या ये नहीं पता था। दोनों को अपने घर से सौम्या के घर तक पहुंचने में 25 से 30 मिनट लगते थे। इतनी देर में सौम्या के साथ कुछ भी हो सकता था। सुवन ने आनन फानन में फाइलें उठाकर फेंक दी और जल्दी से विश्व को साथ लिया और जितनी तेज़ी से हो सकता था गाड़ी सौम्या के घर की तरफ भगा दी। साथ साथ विश्व ने अपने लैपटॉप पर उनकी एक एक गतिविधि पर नज़र रखे था और रिकॉर्ड भी कर रहा था। सुवन को कुछ नहीं सूझा। उसने हिमांशु को फ़ोन मिलाया और बोला, मिस्टर कौशिक, मैं एक काम से दिल्ली आया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सो मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। हिमांशु, पर मिस्टर शर्मा मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ आउट ऑफ स्टेशन गया हूँ, आते ही आपसे बात करता हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। विश्व, ये साला झूठ बोल रहा है, वहीं स्टोर रूम में खड़ा है। कुछ सोचते हुए विश्व ने इंस्पेक्टर शेखर को फ़ोन किया और उसने सारी बात बताई और कहा है, सर प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप सौम्या के घर पहुँचे और उसे बचाइए, उसकी जान खतरे में है। शेखर, पर मैं किसी सबूत के किसी के घर पर छापा नहीं मार सकते। सुवन फ़ोन छीनते हुए, पर सबूत मैं आपको दे दूंगा, पहले आप उसकी जान तो बचाएं। आप खुद क्यों नहीं ये कर लेते मिस्टर सुवन?
सुवन, कुछ कारण हैं जिनके चलते मैं उनके सामने नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। प्लीज़ हेल्प हर। शेखर ने जाकर बेल बजाई। कोई डोर खोलने नहीं आया तो शेखर ने बेल से हाथ नहीं उठाया। बहुत देर तक बेल बजाए जाने के बाद तब कहीं जाकर हिमांशु ने दरवाज़ा खोला। हिमांशु शेखर को देखकर अपनी घबराहट छुपाते हुए, अरे इंस्पेक्टर, आप यहाँ, सब खैरियत तो है? शेखर, जी हिमांशु जी, मुझे सौम्या का स्टेटमेंट लेना था। हिमांशु, अभी वो ठीक है। किसकी परमिशन से आप स्टेटमेंट लेने आए हैं? शेखर, डॉक्टर की परमिशन से। कोई प्रॉब्लम है क्या? हिमांशु, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, पर वो अपनी फ्रेंड के साथ दिल्ली से बाहर गई है। शेखर, कौन सी फ्रेंड? उन्होंने ही तो मुझे फ़ोन करके आने को बोला था। वो दिल्ली से बाहर कैसे जा सकती हैं? आप उनको फ़ोन मिलाइए ज़रा, कहकर इंस्पेक्टर अंदर चला गया। उसके साथ जो 2 लेडीज़ कांस्टेबल थी उन्होंने उसे इशारा किया कि जाकर अंदर से सौम्या को लेकर आओ, और सौम्या पूरे घर में नहीं थी, यहाँ तक कि वो स्टोर रूम में भी नहीं थी। हिमांशु, सर, मैं आपसे कह रहा हूँ सौम्या घर पर नहीं है। इंस्पेक्टर ने फ़ोन मिलाया और बाहर बालकनी में चला गया। मिस्टर शर्मा, स्टोर रूम में सौम्या जी नहीं है। सुवन, क्या? अभी तो वो वहीं थी। उन लोगों ने हर एंगल से घुमा घुमा कर स्टोर रूम का कैमरा चेक किया, पर सौम्या उनको स्टोर रूम में कहीं नहीं दिखी। दोनों को फुल एसी कार में पसीना आ गया। दोस्तों, क्या हुआ होगा सौम्या के साथ? क्या इन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया? अगर मार भी दिया तो उसकी बॉडी स्टोर रूम में क्यों नहीं मिली? आप सभी को क्या लगता है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप लोग अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।